आज हम आपको गुप्त काल के पिछले दिनों में मौर्य वंश के विषय में बताया था आपको। आज हम गुप्त काल के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। क्योंकि गुप्त काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद मीन्स मौर्य वंश के शासन के समाप्त होने के बाद गुप्त काल आता है। लेकिन इस बीच में करीब 5 सदी तक, 5 सदी का मतलब 500 वर्षों तक बीच में जो है जिस अखंड भारत को सजोया था मौर्य साम्राज्य के लोगों ने, वह फिर खंडित हो गया। और खंडित होने का मतलब कि स्वेच्छाचारी राजाओं महाराजाओं ने अपने अपने अलग अलग ढंग से शासन करना शुरू कर दिया और 500 वर्षों तक फिर भारत जो है एक संपूर्ण अखंड भारत ना होकर के बल्कि खंडित भारत के रूप में। ऐसी स्थिति में पुनः जो 500 शताब्दी के बाद एक नए राजवंश का उदय होता है जिसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। और गुप्त काल के शासक इतने प्रतापी, इतने योग्य, साहित्य, कला, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक हर क्षेत्र में इतने पारंगत थे और उनके राज्य में जनता को इतना संपन्नता थी, सुखी समृद्धि और संपन्न थी कि ऐसी स्थिति में उस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि इसके बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि कैसे, किन स्रोतों से हमें पता चलता है कि गुप्त काल स्वर्ण युग के रूप में था। तो जैसे यहाँ पर कुछ अभिलेख दिए गए हैं, उल्लेख किया गया है, जैसे साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत और स्मारक मोहरें, ये सारी चीजें। साहित्यिक स्रोत में क्या हुआ करते थे, जैसे कौमुदी महोत्सव, बजिका नामक जो है एक विदुषी थी जिसने कौमुदी लिखी थी, उसमें गुप्त काल के स्वर्ण युग के विषय में जो है उल्लेख मिलता है। इसी तरह से कालिदास की तमाम रचनाएं जैसे मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ये कालिदास जो महान कवि हुआ करते थे जिन्हें कभी मूर्ख समझा जाता था, विद्योत्मा जैसी प्रकांड विद्वान से जब इनकी शादी कराई गई तो आप लोगों ने पीछे कहानी इनकी पढ़ी होगी कि इनको महामूर्ख समझा जाता था। जिस डाल पर बैठे रहते थे उसी डाल को काटते थे। लेकिन इस प्रकांड विद्वान ने इतने बड़े काव्यों की, महाग्रंथों का रचना की जिसमें रघुवंश और अभिज्ञान, शाकुंतल, मेघदूत, ये तमाम जो रचनाएं की गई उसी समय की गई। ये साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है, ये साहित्यिक स्रोत हैं और उससे भी क्या नाम से गुप्त वंश के स्वर्ण युग का पता चलता है। ऐसे ही देवी चंद्रगुप्तम, ये सब आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसने लिखा था। तो विशाखदत्त नामक एक विद्वान था जिसने देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा। ऐसे ही मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक लिखा, उससे भी गुप्त काल का पता चलता है, वो भी विशाखदत्त द्वारा। इसलिए देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये दोनों विशाखदत्त द्वारा ही लिखे गए थे। मृक्ष कटिका, ये मृक्ष कटिका भी नाटक है, ये भी, इसको भी शूद्रक नामक एक विद्वान ने लिखा था। ऐसे ही आर्य मंजूश्री मुलकल और इसके रचयिता जो थे बौद्ध ग्रंथ ये है। और गुप्त शासकों का, इससे भी गुप्त शासकों के विषय में उनके प्रभाव के बारे में पता चलता है। और कामसूत्र, कामसूत्र के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कामसूत्र क्या था, इसके भी रचनाकार वात्स्यायन ऋषि थे। वात्स्यायन ऋषि ने उस समय के तत्कालीन वेशभूषा, सौंदर्य प्रसाधन किस तरह का लोग धारण करते थे, ये सारी व्यवस्थाओं के विषय में कामसूत्र में पता चलता है गुप्त काल के युग में। और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, चूंकि तो साहित्यिक स्रोत थे, साहित्यिक स्रोतों से पता है कुछ विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे गुप्त काल में, जैसे क्या नाम से फाह्यान था, यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने भी देखा कि यहाँ पर जो है गुप्त काल के शासक बड़े ही प्रतापी और बड़े ही कुशल और योग्य शासक हैं जिनके राज्य में बहुत ही संपन्न और संपन्नता और समृद्धि व्याप्त है। ऐसे ही सुंगयुन, हेनसांग, गित्सिंग, अलबरूनी, ये सारे यात्री, विदेशी यात्री आए थे। इन सभी लोगों ने गुप्त काल के विषय में विस्तृत वर्णन करके और गुप्त काल के प्रशंसा में जो है बहुत कुछ अपना उल्लेख किया है।
अभिलेखी स्रोत। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख अभिलेख का मतलब होता है कि जो बातें किसी बुक में, किसी किताब में लिख करके और सुरक्षित उसे रख दो, उसे अभिलेखी स्रोत कहा जाता है। जैसे अभी आपके भूमि के रिकॉर्ड को आपको देखना है तो आप अपने दादा परदादा से लेकर जिसका भी देखना चाहें सब आपको दिखाई देगा। आपको भी आज मिल जाएंगे। रिकॉर्ड ऑपरेशन जिसको कहा जाता है उसी को हिंदी में अभिलेखागार कहते हैं। किसी जमीन का रिकॉर्ड आपको नहीं मिलता तो आप जा करके देख लीजिए, उस अभिलेखागार में आपको आपके पूर्वजों की जो जमीन पैतृक संपत्ति है उसका सारा रिकॉर्ड हो रखा है। कुछ इन अभिलेखों से भी पता चलता है उस समय के राजाओं ने शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों पर इस तरह के अभिलेख लिख करके रखे हैं कि जिसके आधार पर गुप्त काल के प्रभाव का पता चलता है, गुप्त काल के शासन व्यवस्था का पता चलता है। ऐसे ही कुछ जैसे अभिलेखों का मैं उल्लेख करूंगा। उदयगिरी में, प्रयाग में एरन का अभिलेख है। महरौली का, महरौली आपको दिल्ली में पड़ता है। कभी आपको दिल्ली जाने का मौका मिले या जो लोग गए होंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वहां पर एक महरौली स्तंभ बनवाया लोहे का। सोचो जाके देखना कभी, उस समय के गुप्त काल के समय का आज भी वो लौह स्तंभ, कहीं पर उसमें जंग नहीं लगी है। और कुछ लोग क्या नाम से रूढ़िवादिताओं बस, अंधविश्वास बस उसको क्या करते अपने हाथों में ऐसे पकड़ के आजमाते। जिन लोगों का हाथ ऐसे टच हो जाता है सब क्या नाम स्तंभ में, महरौली का स्तंभ ले स्तंभ में, उन्हें ऐसा माना जाता है कि अपने बाप की, अपने पिता के रियल संतान है। और जिन लोगों का वहाँ पूरा का पूरा टच नहीं होता वो लोग माने जाते हैं कि अपने पिता की रियल संतान नहीं है, की पैदाइश में दोष है। ऐसा वैज्ञानिक सत्य नहीं, लेकिन इस तरह का महरौली में आप जाना कभी दिल्ली में तो देखना ऐसे लोग पकड़ करके उसको आजमाते हैं। और वह अपना स्तंभ इसी गुप्त काल के समय का है महरौली का। ऐसे ही मुद्राएं, गुप्त काल की मुद्राओं पर आप जाकर देखिए, उस समय चांदी के, सोने के और क्या नाम से तांबे की मुद्राओं का विशेष रूप से प्रचलन था। और उन मुद्राओं पर जो है सम्राटों के चित्र उत्कीर्ण किए गए थे, चित्र बनाए गए रहते थे, जिससे देखने पर पता चलता। जैसे आज हमारे नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र हैं, उस समय के राजाओं महाराजाओं के चित्र होते थे मुद्राओं पर। और उनकी उन मुद्राओं के आधार पर देखने से, जैसे हर्षवर्धन के समय बीड़ा बजाती हुई मुद्रा में दिखाया गया कि जिससे पता चलता था कि वो क्या है, वो संगीत प्रेमी था। ऐसे ही कुमार देवी का चित्र है उसमें, जो क्या नाम से गुप्त काल की राजकुमारी हुआ करती थी। और लिच्छवियों के उनके संबंध पता चलते। मुहरें होती हैं जो सोने और चांदी के सिक्के जैसी होती हैं और उनको मुहर कहा जाता था। आप लोग इसके विषय में पता भी करना चाहिए अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादाओं से, फादर वगैरह से, तो बताएंगे आपको कि मुहर क्या होती थी। क्योंकि कोलकाता वगैरह में जब लोग हमारे ग्रैंडफादर वगैरह जाते थे मतलब नौकरी करने के लिए, तो वहाँ पर एक कागज के नोट नहीं उनको मिलते थे, उनको सोने और चांदी के सिक्के मिलते थे और उसको ले आते थे। और वही बाद में उसका नाम लोग क्या दिए, मुहर कहते थे। और स्मारक, स्मारक क्या होता? स्मारक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये स्मारक है। स्मारक जो होते थे किसी की याद में जो बनवाया गया था, जैसे माननीय मंत्री जी के पिता के नाम पर लोधी किसान महाविद्यालय बनाया गया, ठीक है, यह स्मारक ही कि लोधी जी जब तक ये कॉलेज रहेगा तब तक लोग इसको देखेंगे तो कहेंगे कि यह कॉलेज जो है लोधी किसान महाविद्यालय माननीय मंत्री जी बलराम यादव के पिता का कॉलेज, उनके नाम पर बना, उनके पिता थे। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त का मतलब वह चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा, और एक गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता था उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। इस तरह से गुप्त काल के जो स्मारक बने थे, इसके अलावा स्वर्णयुग क्यों कहा जाता था ऐसा,
क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ग युग क्यों कहते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे कि पहला उसमें जो कारण था योग्य सम्राट। योग्य सम्राट क्या था? क्योंकि जब राजा महाराजा योग्य होंगे तभी तो जो है देश वृद्धि करेगा, संपन्नता को बढ़ेगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता था कि हमारे देश को सजाने में जिस अत्याधुनिक भारत को आज आप लोग देख रहे हैं, इस भारत को बनाने में डॉक्टर पी.वी. नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी, जिसे आज आप इतना अत्याधुनिक देख रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बेचारे परेशान हैं, ताली थाली बजवाते हुए परेशान हैं, लेकिन कोरोना तो घुस जा रहा गांव में आकर के। ये हालात हमारे, चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को यह फैसला लेने का जो है दिमाग नहीं है कि हम फैसला लेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज जो आपके गांव में राशन से लेकर के, आपके गांव में नरेगा मनरेगा से लेकर के जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, यह विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। और आज उन्हीं के पंक्तियों पर चल करके किसी तरह से आज पूरे देखो हर गांव में लोग आकर के, कोई गांव नहीं बचा होगा जिसमें 10, 20, 50 लोग बाहर के ना आ गए। लेकिन यह क्या था? यह योग्य शासकों की देन थी कि जिनके हर हाथ को उन्होंने काम दिया था। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर हाथ का काम बंद करके सबको क्या कर दे रहे हैं? घर पर रवाना कर रहे हैं। यह योग्यता नहीं है। इसलिए योग्य शासक होना चाहिए, और जब योग्य शासक होगा तभी कोई सब देश समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त होता है। ऐसे ही विदेशी शासक की समाप्ति। ऐसा नहीं है कि गुप्त काल में विदेशी शासकों का आक्रमण नहीं था। शक, कुषाण, सातवाहन ये सब इसी समय में इनके राज्यों पर आक्रमण करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता, अपने पराक्रम के बल पर उन विदेशी शासकों को भी धूल चटा देते थे और पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और क्या किया? राजनीतिक एकता की स्थापना। संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता भी, जैसे आज हमारे देश में राजनीतिक एकता नहीं। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष की बातों की अवहेलना करता है। विपक्ष हमेशा आया दिन सत्ता पक्ष को गालियां देते रहता है। ऐसा नहीं। विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो अच्छे कार्य हैं उसकी प्रशंसा करनी चाहिए सरकार की, और जो बुरे कार्य हैं, जो सही कार्य हैं उसकी अवहेलना करनी, उसका विरोध करना चाहिए। इसको विपक्ष कहते हैं। लेकिन आज क्या होता है? आज राजनीतिक दुश्मनी के भाव से जो सत्ता में आ जाता है वो अपने विरोधियों की बात को नहीं सुनता, विपक्षियों की बात नहीं सुनता। मुझे एक वाकया याद आता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब सदन में बोला करते थे तो माननीय प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, और जिस भूमि को चाइना ने हमारे करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा कर रखा है, जब वो सदन में कभी इस बात को रखते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि जिस जमीन को चाइना ने कब्जा कर रहा है उस पर आप क्या कर रहे हैं, तो नेहरू जी को बुरा नहीं लगता। एक बार नेहरू जी ने हल्के मूड में केवल कह दिया था कि जिस जमीन की बात माननीय लोहिया जी आप कर रहे हैं वो जमीन बेकार की है, उसको कुछ होता नहीं। इस बात को लोहिया जी ने विरोध स्वरूप कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे सर पर जितनी दूर बाल नहीं है, क्या उस पर जूते मारे जाए तो चोट नहीं लगेगी? ये विरोध था। आज आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री अगर मजदूर बेचारे रास्ते में मर रहे हैं, उनके लिए विपक्ष के नेता कोई व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसको भी वो नहीं करने देते। इस तरह के राजनीतिक एकता रुकी। इससे क्या होता है? राजनीतिक एकता खंडित हो रही। उस समय राजनीतिक एकता गुप्त काल में थी, और राजनीतिक एकता होने के नाते कोई भी विदेशी शक्तियां जो भारत पर आक्रमण नहीं कर पाती थी। इसीलिए भारत क्या नाम से गुप्त काल को किस नाम से जाना? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कुशल प्रशासन, प्रशासनिक क्षमता, कुशलता। डीएम तो सभी हो जाते हैं, लेकिन कुछ डीएम इतने तेज तर्रार होते हैं कि पूरे जिले की व्यवस्था को एकदम चकाचक कर देते हैं। कुछ डीएम ऐसे होते हैं कि केवल नौकरी करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं जिला चल रहा है, देश चल रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए योग्य शासक थे। इसीलिए गुप्त क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या नाम से विक्रमादित्य कहा जाता था, महान न्यायप्रिय राजा कहा जाता था।
जनता को वह न्याय दिलाता था, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। ये सारी चीजें उसमें थी। ऐसे ही यहाँ तक उनके गुप्त काल के शासकों के यहाँ तक प्रताप का पता चलता है कि उपवन में मद पीकर, ऐसा उल्लेख मिलता है विद्वानों द्वारा कि जंगल में, उपवन माने बागीचे में, रमणियां माने सुंदरियां आए मद पी करके उन्हें क्या नाम से सुरापान करके अगर सोई हो तो इसके बावजूद हवा भी उनके वस्त्रों को टच नहीं करती थी। इस तरह का उल्लेख मिलता है गुप्त काल में महिलाओं के साथ हवा भी टच नहीं करती थी। तो मतलब आज आप देख लो तमाम एंटीरोडियो दस्ते बन गए, डायल 100 से लेके 112 से लेकर क्या क्या बना दिए गए हैं। इसके बाद भी आए दिन छेड़खानी, बलात्कार, हत्या की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन गुप्त काल के शासकों का वो प्रताप था कि उपवन में सोई हुई रमणी माने सुंदरियां अगर वो एकदम मस्त होकर के सोई है तो उसको आदमी की बातें छोड़ लो, किसी व्यक्ति की बात छोड़ो, हवा भी उनके वस्त्रों को, उनके शरीर के कपड़ों को इधर से उधर नहीं कर पाती थी। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति उनको टच नहीं कर सकता था। इस तरह के प्रताप थे गुप्त काल के शासकों का। इसके अलावा क्या होता, नैतिकता, मॉरलिटी। किसी व्यक्ति में जब नैतिकता का ह्रास हो जाता है तो उस देश का पतन होता है, उस व्यक्ति का पतन होने लगता है। कुछ ऐसी स्थितियां थी कि गुप्त काल में लोग बहुत नैतिकता का पालन करते थे। हमारा नैतिक धर्म क्या है, इसका लोग पालन करते थे। गुप्त काल के शासकों का बेशक प्रभाव में रहते थे, बेशक शक्तिशाली थे, लेकिन किसी को अनैतिक रूप से दबाया नहीं करते थे, किसी का अनैतिक काम नहीं करते थे और कर्तव्य निष्ठ और धर्म पारायण होते थे। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता और जनसाधारण के प्रति छल कपट का भेदभाव नहीं था। धार्मिक सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता माने सहन करने की शक्ति। ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू मुस्लिम को देख करके जल उठे, मुसलमान हिंदू को देख के जल उठे। ऐसा वहां सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता था, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसे धर्म निरपेक्षता कहते थे कि माने हम अपने धर्म को स्वतंत्रता से मनाते थे। जैन अपना धर्म मनाता था, बौद्धिस्ट अपना मनाता था, किसी को किसी भी धर्म में इंटरफियर नहीं किया जाता था। और क्या था, आर्थिक समृद्धि। गुप्त काल ऐसे नहीं, इसीलिए क्या कला, धर्म, अर्थ, विज्ञान, साहित्य हर क्षेत्र में प्रगति कर चुका था गुप्त काल। इसलिए इसको हम क्या कहते थे, स्वर्णयुग कहते थे। आर्थिक क्षेत्र का मतलब आप बहुत पहले से आप जान रहे हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पर कृषि ही प्रमुख व्यवसाय थी। इसलिए सिंचाई के अच्छे प्रबंध, अच्छे जो फसलों को उगाने की व्यवस्था, अच्छे बीज इत्यादि की व्यवस्थाएं गुप्त काल में की जाती थी, जिससे कि कृषि व्यवस्था क्या अच्छी थी। और कृषि व्यवस्था जब अच्छी थी तो इससे जो है भारत की आर्थिक स्थिति क्या होती थी, मजबूत होती थी। साहित्यिक उन्नति में मैंने बहुत पहले बताया था कि साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल जितना अग्रणी था, जितना प्रगतिपर था, उतना कोई भी काल नहीं था। इसलिए जो विशेष रूप से तमाम विद्वानों की बात कही जाती है, विशाखदत्त से लेकर के, कालिदास से लेकर के, हरिसेन से लेकर के, बराहमिहिर से लेकर तमाम विद्वान इसी काल में ही पैदा हुए थे। अब अगला क्लास कल। थैंक यू।